नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 4 PM में आपका स्वागत है। मेरे साथ आप राजीव रंजन सिंह को देख रहे हैं स्क्रीन पर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, सबसे बड़ा सवाल यही है कि राफेल को लेकर फिर से ये लगने लगा है कि जो माहौल बनाया गया, जो नींबू मिर्च टांगी गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो नींबू मिर्च उतरने वाली है और मोह भंग हो गया है। अब इसके पीछे की क्या वजह है और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इसे कैसे देखा जाए। बहुत बढ़िया सवाल है हिमांशु जी। और आपने वो दिन भी याद दिला दिए जब राजनाथ सिंह जी नींबू मिर्ची लगा के जो है राफेल का उद्घाटन कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, भगवान जाने क्या कर रहे थे। बट एनीवेज, देखिए राफेल का जो सॉफ्टवेयर है, कोई भी जो फाइटर जेट्स रहते हैं इनके एवियोनिक्स बहुत मतलब ये एक अलग चीज रहती है। कोई प्लेन अकेला नहीं उड़ता है, उसका एक सॉफ्टवेयर रहता है। मिसाइल दागी जाती है, रडार सिस्टम रहता है, आप जहां से देखते हो कि भाई सामने से कोई मिसाइल तो नहीं आ रही, कोई इंटरसेप्ट तो नहीं कर रहा। तो इसका जो सोर्स कोड है, इसमें भी अलग अलग स्टेजेस रहते हैं। जो सोर्स कोड है, वो मेन सोर्स कोड जो है फ्रांस ने भारत को देने से मना कर दिया। और वो भी ठीक एंड ऐसा पता चल रहा ऑपरेशन सिंदूर के बीचों बीच। तो ये एक तरीके से बहुत बड़ा झटका लगा है हमको, क्योंकि राफेल विमान जो है $250 मिलियन का एक विमान पड़ा है। मतलब कोई ये ऐसा सस्ता विमान नहीं था भारत के लिए। तो इतना बिल्कुल। कॉस्टली फाइटर जेट खरीदने के बाद भी जब हम उसको पूरी तरीके से फाइट में, कॉन्फ्लिक्ट में, वॉर में यूज नहीं कर सकते, तो फिर ये फाइटर जेट को हम घर में सजाने के लिए तो हमने खरीदा नहीं है कि भाई हमारे बिल्कुल रनवे रनवे पे पड़ रहे हैं। तो जब जब मैं इसका सोर्स कोड मांगा गया फ्रांस से, तो ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने देने से मना कर दिया। अब ये जो देने से मना कर दिया, इस पर कई सवाल उठते हैं। पहली बात तो ये कि क्या इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में ये मेंशन था कि भैया सोर्स कोड जो है वो फ्रांस के अपने विम्स एंड फैंसीज पे है कि वो इंडिया के साथ शेयर करेगी कि नहीं करेगी। दूसरा, यदि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में मेंशन था, तो ये बात हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने क्यों नहीं पार्लियामेंट में इस चीज को बताया। आपको जान के आश्चर्य होगा, जब ये राफेल डील हुई थी, तो ये मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील इसे कहा गया, और कोई भी तरीके की ट्रांसपेरेंसी इसमें नहीं बरती गई। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया गया कि अगर हम इस डील के बारे में कागजात जो है वो पेश करेंगे, तो भारत की सिक्योरिटी के साथ में एक बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट की इसी दलील को मानते हुए राफेल मामले को बंद कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि भैया सोर्स कोड ने तो क्या भारत की सिक्योरिटी को खतरा नहीं था? आप जो है इस चीज को छुपाते आए अभी तक कि फ्रांस ने हमको सिर्फ विमान दिए। सॉफ्टवेयर पे जो एकाधिकार होता है, जो नियंत्रण होता है, वो नियंत्रण अभी भी फ्रांस के पास में, इंडिया के पास में नहीं है। तो ये तो राजीव नेशनल राजीव जी, यहाँ पर हमारे दर्शकों के लिए इस बात को जरा थोड़ा डिटेल में बताइए कि ये सोर्स कोड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और इसकी जरूरत भारत को क्यों है, और अगर भारत के पास सोर्स कोड नहीं है तो क्या दिक्कत हो सकती है, किस तरह से सिंकिंग में प्रॉब्लम आती है। जरा थोड़ा सा अगर आप बताइए उसके बारे में। देखिए, जो खबर आ रही है कि भारत के एक विमान को, राफेल विमान को मार गिराया गया और उसके जो बठिंडा के पास में गिरा था। सरकार ने इसकी पुष्टि नहीं की है, इंडियन एयरफोर्स ने भी इसकी पुष्टि नहीं की है, बट फॉरेन मीडिया में ये भरा पड़ा हुआ है कि राफेल जो है वो इस जो हमारे 6 और 7 की रात के दरमियान जो डॉग फाइट तो नहीं बोलेंगे, पर जो हम लोगों ने अपने भेजे थे प्लेन्स पाकिस्तान के अलग अलग जगहों पे निशाना साधने के लिए, उसमें पाकिस्तान से आई हुई मिसाइलों ने हमारे राफेल को मार गिराया है। तो अब जब ये मार गिराया गया, ऐसी बात जब सामने आ रही है, तो इस बात की भी गहन जांच हो रही है कि भाई ये किस तरीके से मार गिराया गया। क्योंकि ये तो कहा जाता था कि एडवांस जेट है, तो एडवांस जेट जो जो रडार में भी नहीं आता है, ठीक है, जिस तरीके के रडार पाकिस्तान के पास में है, तो अगर आपके रडार सिस्टम में वो कैप्चर नहीं हो रहा, तो कैसे पाकिस्तान ने मार गिराया हमारे विमान को? ये अपने आप में बहुत अहम सवाल खड़ा करता है। तो इसी में जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, जो डिफेंस के मामलों पे नजर रखते हैं, उनका ऐसा मानना है कि जो सोर्स कोड जो रहता है, जो इंटरसेप्ट कर सकता है आने वाली मिसाइल्स को, सॉफ्टवेयर जो उसका है, वो सोर्स कोड पूरी तरीके से जो है शायद भारत को फ्रांस ने नहीं दिया है, जिसके कारण से जो विमान गिरा है
वो इस कारण से गिरा है क्योंकि हमारे पायलटों के पास में वो पूरा नियंत्रण था ही नहीं। तो जब आपके हाथ में पूरा नियंत्रण नहीं रहेगा, आप जब इंटरसेप्ट नहीं कर सकते हो तो क्या होगा। तो ये आप देखिए, इस बात से पूरा पश्चिमी जो मुल्क हैं, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, सब ताज्जुब में है कि कैसे चाइना के विमानों ने या मिसाइल्स ने राफेल जैसे मतलब अत्याधुनिक विमान को मार गिराया। और उसमें जो सवाल उठ के आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि क्या हमारे पास में, भारत के पास में सोर्स कोड था क्या, जो आज हर अलग अलग जगह मीडिया में ये बात चल रही है, उसी चीज पे सवाल उठाए जा रहे हैं। ठीक है, तो सोर्स कोड सॉफ्टवेयर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरसेप्ट करने के लिए कि सामने से कोई मिसाइल आ रही है क्या जो मार गिरा रही है। और भी इसमें कई तकनीकी चीजें होंगी जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, परंतु मूलतः कहने की बात यह कि जो पूर्ण नियंत्रण, जो कंट्रोल रहता है, वो पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं अभी भी फ्रांस ने दिया है। अच्छा राजीव जी, चलिए राफेल नहीं तो फिर उसके बदले क्या कहा यह जा रहा है कि रशिया का SU-57 जिस पर निगाहें हैं, और रशिया कह रहा है कि आप ये ले लीजिए, राफेल से बहुत अच्छा है, उसके बारे में खबरें भी चलने लगी हैं। तो जो पुराना दोस्त था अब फिर उस पर वापस आ रहे हैं हम लोग, और अगर उस पर वापस आ रहे हैं तो फ्रांस को अगर मना करेंगे तो उनसे दुश्मनी भी एक तरह से, क्योंकि आप डील तो हुई, मतलब डील है ये, और पैसों का ही खेल है, पूरी दुनिया ही पैसों के खेल पर चल रही है, तो एक तरह से इधर रिलेशनशिप खराब करना भी तो हो जाएगा। काफी अच्छा आपका ऑब्जर्वेशन है। देखिए हिमांशु जी, इस चीज को समझने के लिए आपको आज की डेट में जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है वर्ल्ड की, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को समझने की जरूरत है। आज की डेट में देखिए, अब वो 1990s का या 2000 के स्टार्टिंग के दशकों का जमाना नहीं रहा है कि वेस्टर्न पावर जो है वो वेस्टर्न पावर्स पूरा एकाधिकार करके जो है ग्लोबल पॉलिटिक्स को संचालित कर। 1990 में जब रशिया का विघटन हुआ और जब 1989 में बर्लिन वॉल गिरी, तो वॉल गिरने के बाद में ऐसा लगा कि भाई कम्युनिज्म कंप्लीटली जो है वो ध्वस्त हो गया है, कम्युनिस्ट ब्लॉक ध्वस्त हो गया है, और पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट और डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो है, खासतौर पे जो वेस्टर्न पावर्स हैं, इनकी जीत हुई है। परंतु पिछले 10 सालों के अंदर में जियोपॉलिटिक्स बहुत ही फास्ट चेंज हुआ है, और अब जो है दुनिया जो है ये 4 खेमों में बंट गई। एक खेमा जो है वो है अमेरिका का, दूसरा खेमा जो है वो है चाइना का, तीसरा पुराना रशिया अपने आप में एक सुपर पावर है, और चौथा डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से यूरोपियन यूनियन धीरे धीरे कटता चला जा रहा है अमेरिका से, और वो एक चौथे खेमे के रूप में उसका हम देख रहे हैं कि उदय हो रहा है। अब आप इस चीज को समझिए कि चाइना कंप्लीटली पाकिस्तान के साथ, ठीक है, बिना ड्रैगन की मदद के पाकिस्तान इतनी जुर्रत, इतनी हिमाकत, इतनी हिम्मत कर ही नहीं सकता था कि वो मतलब इंडिया को आंखें दिखाए और इस तरीके की जो कार्रवाई है वो भारत के खिलाफ करे। ठीक है, दूसरी बात, इसी दौरान हमने देखा कि पाकिस्तान जो कि एक बैंकरप्ट कंट्री हो गया था, उसको IMF ने फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है, सपोर्ट दिया है, लोन दिया है। आपको मालूम है कि IMF जो है वो कंप्लीटली वॉशिंगटन कंसेंसस का एक पार्ट है, वो बिना अमेरिका के मदद के IMF अपनी तरफ से कुछ कर नहीं सकता। वॉशिंगटन कंसेंसस का मतलब है IMF प्लस वर्ल्ड बैंक प्लस अमेरिकन फॉरेन मिनिस्ट्री एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उनका। ठीक है, तो इसको मिला जुला के जो है इसको कहा जाता है वॉशिंगटन कंसेंसस। तो IMF इसका पार्ट है वर्ल्ड बैंक के साथ में। IMF बिना अमेरिका की मंजूरी के पाकिस्तान को फाइनेंशियल असिस्टेंस दे ही नहीं सकता। तो आपके दो खेमे जो हैं वो तो आपके हाथ से जाते हुए नजर आए, एक चाइना और दूसरा अमेरिका, जिसने पाकिस्तान को मदद की है IMF की। अब बच गया यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में 2 कंट्रीज जो है इन्हीं की प्राथमिकता है। पहला है जर्मनी, जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है यूरोप की, और दूसरा है फ्रांस। ठीक है, फ्रांस ने इस वॉर के दौरान, कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ये बताया कि हम इंडिया को पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सोर्स कोड उन्होंने दिया नहीं हमको। यदि तो वो हमको सोर्स कोड दे देते तो ये आज रशिया के साथ जाने की बात ही नहीं होती। तो ये भी हमको नजर आ रहा है कि भाई
यूरोपियन यूनियन ने हमको पसंद नहीं करा। अब सवाल ये है कि क्यों नहीं पसंद करता। 2022 में जब यूक्रेन के ऊपर में रशिया ने अटैक किया था, उस टाइम में भारत ने, उसके बाद से भारत ने जो है वो रशिया से कंसिस्टेंटली ऑयल बहुत सारा बाय किया है चीप दाम पे। $5 से $10 का डिस्काउंट मिल रहा है इंडिया और चाइना को। जो ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस है उसे $5 से $10 कम प्राइसेस पे रशिया क्रूड दे रहा है इंडिया को, ठीक है। और यही क्रूड हम रिफाइन करके वापस से यूरोप को बेच। तो यूरोपियन कंट्रीज ने ये देखा कि भाई ये तो प्रॉफिट बनाने का काम कर रहे हैं लोग। इंडिया मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी का साथ ना देते हुए, डेमोक्रेटिक कंट्रीज का साथ ना देते हुए ये यहाँ पे जो है वो डीजल और पेट्रोल कंसिस्टेंटली रशिया से खरीद रहा है। हमारा ये स्टैंड था कि भाई ये हमारे लिए जरूरी है। इंडिया का 87% हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, क्रूड इंपोर्ट करते हैं, तो हम रशिया से कैसे क्रूड लेना बंद कर दें जबकि हमें सस्ता मिल रहा है। ये हमारी इकोनॉमी के लिए फायदेमंद है। परंतु यूरोपियन यूनियन को ऐसा लगा कि हमारे साथ झांसा हुआ है, हमारे साथ धोखा हुआ है, इंडिया हमारे साथ में रशिया के अगेंस्ट में खड़ा नहीं है, तो यूरोपियन यूनियन में निकल गया। तो जब 3 बड़े धड़े भारत के से अलग हुए तो एक धड़ा बचता है और वो है रशिया का। तो हम वापस लौट के वही पुरानी फॉरेन पॉलिसी पे आ रहे हैं जो नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी इन सब के दौरान हमने जो अमल किया। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि भाई इनको शुरुआत से इनको मालूम है कि रशिया इज आवर ऑल वेदर फ्रेंड, रशिया ने हमेशा भारत का साथ दिया। तो आप क्या सोच के जो है, मतलब ये मोदी गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है कि आज हम ये देख रहे हैं कि हम वापस से जो है, मतलब ये यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका के इतने चक्कर लगाने के बाद, उनके साथ में इतनी डिफेंस डील और ट्रेड डील्स करने के बाद अब हम फिर से रशिया के आंगन में जा रहे हैं, रशिया की गोद में जा रहे हैं फिर से। ये जो है ये इस गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी की नाकामयाबी को जो है ये शो करता है। रशिया आज की डेट में हमारे साथ में आज भी खड़ा है। परंतु आप इस बात को समझिए, एक चीज की तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा हिमांशु जी। ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इस ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के साथ में कौन कौन सामने आया? चाइना खुल के सामने आया था, तुर्की खुल के सामने आया था, अजरबैजान खुल के सामने आया था और अमेरिका ने पीछे से समर्थन किया, ठीक है। इंडिया के साथ में कौन आया? रशिया का मतलब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था। रशिया ने कुछ बोला कि भाई आपस में शांति बनाए रखो और इस तरीके की बातें की, ठीक है। अमेरिका ने खुल के कोई सपोर्ट नहीं किया। फ्रांस ने तो सोर्स कोड देने से ही मना कर दिया। चाइना हमेशा से हमारा एनिमी कंट्री है। चाइना आज की डेट में पूरा लद्दाख में घुसने के लिए तैयार बैठा हुआ है। तो हम मतलब हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है, ऑपरेशन सिंदूर ने ये दिखा दिया कि ये कितनी खोखली है। ये नजर ये सामने उभर के आ रहा है। राजीव सर, अभी तक जो हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जो कुछ हुआ, क्या अब वो राइट ट्रैक पे आने की कोशिश में है? क्योंकि अभी तक तो चलिए आपने अमेरिका को साथ लिया और ट्रम्प के लिए इतने बड़े बड़े शोज कर डाले, हिंदुस्तान में भी किया और अमेरिका में जाकर भी किया, लेकिन अब क्या समझ में आ रहा है, क्या मोदी सरकार सही ट्रैक पे है या फिर अभी भी लग रहा है आपको कि नहीं, अभी भी ये अपनी बड़ाई मारने में ही लगे हुए हैं और ये आगे भी यही काम करेंगे? देखिए, एक कहावत है कि मक्कारी और बहादुरी साथ साथ नहीं चलती, ठीक है। आप जो है धूर्तता करते रहो और ये सोचो कि भाई हम जो है बहुत ही बहादुरी के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे, वो होता नहीं है, ठीक है। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये बात कहने का जो मूल कारण है वो ये है कि आप देखिए, जब से ये मोदी सरकार आई है तब से हमें मीडिया में, जो कि धूर्त और मक्कार है आज की डेट, जिसने हर तरफ जो है वो एक ही चीज का गुणगान किया मोदी मीडिया ने कि भाई भारत विश्व गुरु हो गया है। और वहीं पे मोदी जी ने बहादुरी का हर जगह परचम लहराने का प्रयास किया। तो ये जो मीडिया और मोदी जी के बीच का जो अलायंस चल रहा था, वो अलायंस भी अब देखिए धीरे धीरे जो है उस अलायंस में भी आपको दरार आती हुई नजर आएगी। और उसका कारण है भारत की विफल होती हुई फॉरेन पॉलिसी। मालदीव जो कि एक छोटा देश है, वो छोटा देश इंडिया को आंखें दिखा रहा है। नेपाल इंडिया से चाइना की झोली में जाके गिर गया। बांग्लादेश जो एकमेव सार्क कंट्री भारत के साथ खड़ा था, हमने देखा कि कैसे चाइना और अमेरिका ने वहां पे
इंटरनल रिवोल्यूशन करके वहां की प्रेसिडेंट को, शेख हसीना को जो है वो पदस्थ कर दिया, हटा दिया गया वहां से। श्रीलंका हमेशा से, मतलब पिछले 10 सालों से हम देख रहे हैं कि इंडिया के अगेंस्ट में बातें कर रहा है। यहाँ तक कि हम्बन टोटा पोर्ट जो है वो उन्होंने चाइना को दे रखा हुआ है 99 ईयर्स की लीज पे। तो ये तो सार्क कंट्रीज थे जिनके ऊपर में हमारा पूरा वर्चस्व था। ये हमारे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर निकल गए, पहली चीज। दूसरी चीज, अमेरिका जिसके ऊपर में हमने इतना ज्यादा फोकस किया है मोदी जी के आने के बाद से, 10-11 सालों के बाद से, अमेरिका जो है आप देखिए धीरे धीरे ग्लोबल पावर में अमेरिका पीछे खिसकता जा रहा है। आज आप देखिए वर्ल्ड का जो मैन्युफैक्चरिंग है, 33% मैन्युफैक्चरिंग, ऑलमोस्ट 33 to 35% चाइना में हो रहा है। अमेरिका जो टैरिफ लगा के चाइना को कमजोर करना चाह रहा था, आप देखिए ट्रंप को कैसे पीछे हटना पड़ा और वो टैरिफ वापस लेने पड़े उनको। मुंह की बहुत बुरी तरीके से उन्होंने खाई। तो अमेरिका की तरफ जो हम बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, वो भी ऐसा लग रहा है कि अमेरिका जो है वो खुद ही अपने आप को छिटक रहा है, वो भारत के साथ आना नहीं चाह रहा है। क्योंकि जहां एक तरफ वो चाइना के साथ में जो है हर तरीके से टैरिफ के ऊपर में डील करने को तैयार है, वहीं इंडिया को बात बात पे कोसे जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप हर चीज का क्रेडिट वो लेके जा रहे हैं और भारत की फाइनेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री और इंडिया की गवर्नमेंट चुपचाप है। इससे ये शो होता है कि हम अभी भी अमेरिका के पास में जो है बढ़ना चाह रहे हैं, परंतु रिश्ते हमेशा दो तरफा होते हैं। पाकिस्तान से सीजफायर का ऐलान किया गया तो कौन कर रहा है? ट्रंप साहब करेंगे। अब ट्रंप बताएंगे कि भारत और पाकिस्तान को कब युद्ध रोक देना चाहिए, कब युद्ध नहीं करना चाहिए। और यही प्रधानमंत्री, यही गृह मंत्री अमित शाह किस तरह से कहते थे कि वक्त आएगा तो हम पीओके ले लें। अब इससे बड़ा वक्त कोई आने वाला था नहीं जब हम अपनी पूरी ताकत दिखाकर उस चीज को जो हमारी है उसको वापस ले लेते। लेकिन जो मंत्री हैं, जो सरकार के इर्द गिर्द घूमते लोग हैं, वो ये कहते हैं कि देखिए फॉरेन पॉलिसी कितनी मजबूत हुई है प्रधानमंत्री के आने के बाद में, हमारा पासपोर्ट कितना मजबूत हो गया है। लोग विदेश में जाते हैं तो लोग ये पूछते हैं कि अच्छा आप उस कंट्री से आए हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो तारीफें तो वो इस कदर मारते हैं। और फॉरेन पॉलिसी की पोल इस तरह से खुल रही है, मैच बैठ नहीं रहा है। तो अब पूरा चिट्ठा खुल गया है, अभी और कुछ भी खुलना बाकी है? अरे ये तो शुरुआत है, अभी बहुत कुछ खुलना बाकी है। मैंने जैसे पिछले सवाल के जवाब में कहा कि धूर्त और मक्कारी और वीरता जो है, बहादुरी एक साथ नहीं चलती है। ये जो मोदी मीडिया ने जो मक्कारी पिछले 10 साल 11 साल में की है, जो बिना बात के जो इन्होंने सुपर हीरो बना के रख दिया कि भाई ये बहुत बड़े वीर और ये, वो धीरे धीरे साफ स्पष्ट आ रहा है कि इनके रियोटरिक्स जो थे कि हम आधा पीओके ले लेंगे, पूरा पीओके ले लेंगे, आधा पाकिस्तान, वो तो ऑपरेशन सिंदूर में नजर आ गया ना कि कितने बुरी तरीके से विफल हुए हम लोग। 4 दिन के अंदर में हमने सीज फायर कर लिया, वो भी अनकंडीशनल। ऐसी क्या मजबूरी थी भारत की कि हमने अनकंडीशनल सीज फायर किया? पाकिस्तान की मजबूरी मैं समझ सकता हूँ कि उनके पास में पैसे नहीं थे युद्ध लड़ने के लिए, पर हमारी क्या मजबूरी थी? हमने क्यों सीज फायर किया, और ये अभी तक लोगों को समझ में नहीं आ रहा। बावजूद इसके कि हमारी सेना ने पूरा डोमिनेशन दिखाया, उस पूरे युद्ध को अपने अंडर किया, बावजूद इसके एसी में बैठकर किसी ने हजारों किलोमीटर दूर ये तय कर लिया कि अब भाई आप नहीं लड़ना है, शांत बैठ जाना है। बताइए। एग्जैक्टली वही मैं बोल रहा हूँ। देखिए ये जो एलीट क्लास है इंडिया में, ये एलीट क्लास जो है, जो अभी आपने बोला कि एसी रूम में बैठ के ये लोग डिसाइड कर ले रहे हैं कि देश का कोर्स किस तरफ जाना चाहिए, देश का डायरेक्शन किस तरफ जाना चाहिए, देश की दिशा निर्देशन करने का काम ये जो एलीट क्लास कर रहा है, यही सबसे बड़ा खतरा है। मैंने अपने यूट्यूब चैनल राजीव करंट अनप्लग्ड बाय राजीव में इस चीज के ऊपर में एक एपिसोड बनाया था कि भाई कैसे एलीट जो है वो इस देश के ऊपर में काबिज हो रहे हैं, और यही सबसे बड़ा खतरा है भारत के लिए। वही चीज हमको साफ नजर आ रही है। ट्रंप जो है, ट्रंप जो क्रेडिट ले रहे हैं कि उन्होंने युद्ध रुकवा दिया, ये कहां से उनको संदेश मिला? जाहिर सी बात है, जब डीजीएमओ पाकिस्तान और डीजीएमओ इंडिया के बीच में बातचीत हो रही थी तो इन्होंने तो अमेरिका को नहीं बताया होगा। जरूर कोई प्रिविलेज व्यक्ति था जो इस इंफॉर्मेशन, जिसके पास इसकी इंफॉर्मेशन थी, उसी ने पास ऑन किया अमेरिका को। और भारत की तरफ से घोषणा होने के पहले ट्रंप ने वहां पे घोषणा कर दी, यानी उनको टाइमिंग भी पता था कि कब हमारे मोदी जी घोषणा करेंगे या भारत सरकार घोषणा करेगी सीज फायर की। तो ये साफ स्पष्ट करता है कि भारत की विदेश नीति से लेकर रक्षा नीति के बीच में कोई ऐसा एलीट क्लास घुस गया है
जो आज की डेट में सरकार को दिशा निर्देशन दे रहा है कि किस तरफ बढ़ना चाहिए। और यही भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है हिमांशु, हमको अंदर के अच्छा, लोगों से ज्यादा खतरा है। जी बिल्कुल। बात राफेल की हो, हम राफेल कल को ना खरीदें, SU-57 खरीदें या फिर कोई और जो नई टेक्नोलॉजी आए देश में हम खरीदें, उसे हम और ज्यादा सशक्त हों, उससे नेताओं का जो उनका श्रेय लेने का जो सिलसिला है वो तो खैर कम होगा नहीं, क्योंकि मोदी सरकार जब तक है तब तक ये चलता रहेगा। लेकिन देश की सुरक्षा को इस वक्त किस तरह से आंका जाए, 1947 से लेकर 2025 तक का अगर पूरा दौर देखा जाए, इतने दशकों का इतिहास देखा जाए, तो सबसे सुरक्षित वक्त आप कौन सा मानते हैं? किस वक्त हम सबसे ज्यादा मतलब अपने आप को सुरक्षित फील कर रहे थे? क्या वो आज का दौर है या फिर कोई और दौर था जो आपको लगता है कि वो ज्यादा बेहतर था? नहीं, देखिए 1971 से लेके 1987-88 तक इंडिया का गोल्डन पीरियड था, ठीक है। इस पीरियड में ना केवल इंडिया ने पाकिस्तान के दो फाड़ किए, दो टुकड़े किए, बल्कि जब मालदीव्स में, आप याद कीजिएगा, मालदीव्स में जब विद्रोह हुआ था और जब वहां पर, मुझे जहां तक याद आ रहा है, अब्दुल कयूम साहब थे, उनके खिलाफ शायद ये हुआ था, तो भारत की सेना ने, राजीव गांधी जी ने रातों रात अपनी सेना को भेज के मालदीव में जिन लोगों ने ये तख्ता पलटने की कोशिश की थी उनको अरेस्ट कर लिया। उसी दौरान भारत ने जो है सियाचिन पे कब्जा किया था, पाकिस्तान ने कोशिश की और भारत ने उस पर कब्जा कर लिया, पाकिस्तान को हटना पड़ा पीछे। उसी दौरान भारत ने श्रीलंका के अंदर में जो वहां की सत्ता को अपदस्थ करने का जो एक प्रयास हो रहा था टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, LTT द्वारा, वहां पे हमने जो है हस्तक्षेप किया। तो वो हमारा गोल्डन पीरियड था, इंदिरा गांधी राजीव गांधी के पीरियड का। उसमें हमको क्षतियां भी हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। LTT में, श्रीलंका में जो है हमको क्षति हुई, हमारी सेनाओं को क्षति हुई, परंतु ये तो वर्ल्ड पावर जब कोई उभरता है तो थोड़ी बहुत क्षति तो होती है। अमेरिका अफगानिस्तान में गया तो उसको नुकसान हुआ, अमेरिका इराक में गया, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो परंतु अमेरिका एज ए सुपर पावर तो बना रहा ना, इंटैक्ट रहा। वियतनाम में अमेरिका गया, उसको भारी क्षति हुई। तो ऐसे इंडिया ने ये दिखाया था कि हम अपने आजू बाजू की जो कंट्रीज हैं, ये हमारे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में है। और उस वक्त जो है भारतीय सबसे ज्यादा जो है प्रोटेक्टेड थे, जब इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का दौर था। आप याद कीजिए, जब तक राजीव गांधी थे तब तक जो है पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को सपोर्ट नहीं किया था। हालांकि बब्बर खालसा पंजाब में जो है वो हिलोरे मार रहा था, वहां पे आतंकवादी गतिविधियां पंजाब में हो रही थी, परंतु जम्मू कश्मीर जो आज की डेट में नासूर बन गया है, कश्मीर का मामला, ये राजीव गांधी के रहते तक ये मामला उठा नहीं था। तो ये कहने का अर्थ ये है कि हम वो पीक पीरियड जहां पे हमारा एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस था, अपने आजू बाजू की कंट्रीज को हम कंट्रोल में रखते थे, वो गोल्डन पीरियड अब चला गया है। अब ये जो हमारे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में जो कंट्रीज थी, ये सारी की सारी चाइना की तरफ छिटक गई हैं। चाइना ने जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लिया है, उसमें इन्होंने इनको कैरेट दिखाया है, इनको लालच दिया है कि कैसे आपकी जो है इकोनॉमी को हम स्ट्रांग बना देंगे। तो अब चाइना के आलिंगन में जाके गिरने के लिए ये सारी की सारी कंट्रीज तैयार हैं, क्या वो नेपाल हो, क्या वो श्रीलंका हो, क्या वो पाकिस्तान हो, सारी कंट्रीज जो हैं वो एक एक करके हम देख रहे हैं कि चाइना के साथ में जा रही हैं। तो आज की डेट में तो हम बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। वेस्ट साइड से पाकिस्तान एक थ्रेट है, नॉर्थ और ईस्ट साइड से जो है चाइना एक थ्रेट है। जी हिमांशु। कहा जाता है, डिप्लोमेसी में ये कहा जाता है कि चीजें मतलब युद्ध लड़कर या फिर अपनी बहुत तीखी बातें कर कर चीजें सही नहीं बैठती हैं, वो धीरे धीरे करके अपना सेटलमेंट बैठाना पड़ता है, तमाम चीजें अंदर खाने होती रहती हैं, इस तरह से सरकारें चलती हैं, इस तरह से पूरी दुनिया में जो सरकारें होती है अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश करती हैं। लेकिन जयशंकर जी को हम देखते हैं, वो बयान देते हैं, खुलेआम ये कह देते हैं कि भाई देश हित सर्वोपरि है। अब देश हित सर्वोपरि है, वो ये कह देते हैं, हर कोई ताली भी बजाता है, हम उसका सम्मान भी करते हैं क्योंकि हमारे विदेश मंत्री ने इस तरह की बात कही है। लेकिन क्या देश हित सर्वोपरि दिख रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है अपनी छवि सर्वोपरि है, उसको बचाए रखना ही सर्वोपरि काम है? हाँ, तो इस सरकार में तो ये हो ही गया ना कि देश का मतलब नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी मतलब भारत, नरेंद्र मोदी सरकार मतलब भारत। अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलो तो आप देश के खिलाफ बोल रहे हो। ये तो इन्होंने बना ही दिया है ना कि भाई
देश का मतलब जो है वो आप और मैं और इस देश में रहने वाले लोगों से नहीं है। देश का मतलब है नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार। तो ये जो बार बार अपनी छवि चमकाने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये आपने एकदम सही, आपका ऑब्जर्वेशन है कि भाई ये देखिए एक चीज समझिए, आपने जो बोला डिप्लोमेसी में ट्रेड एंड टॉक, ये जो है ये दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रेड एंड टॉक। तो आप लड़ाई झगड़े से आपको कुछ मिलने नहीं वाला। अब प्रश्न ये है कि भाई ट्रेड हम करें तो करें कैसे? आज की डेट में 150 मुल्क ऐसे हैं जिनका प्राइमरी ट्रेड पार्टनर जो है वो चाइना है। लगभग 130 से 150 कंट्रीज ऐसे हैं, डाटा मेरे सामने नहीं है, परंतु 130 से 150 कंट्रीज ऐसे हैं जो चाइना के प्राइमरी ट्रेड पार्टनर्स हैं। तो ये हमारे साथ में हमारी बातों को क्यों सुनेंगे जब चाइना इनको सस्ता यहां तक कि इंडिया का भी प्राइमरी ट्रेड पार्टनर एक टाइम में चाइना था, इस साल अमेरिका हो गया, परंतु उसके पिछले साल तक चाइना और हांगकांग का ट्रेड जो है वो इंडिया से ज्यादा था। तो जब पूरी दुनिया को ये दिख रहा है कि इंडिया का दुश्मन है चाइना, जो लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को कब्जा करने के लिए बैठा हुआ है, ठीक है, तिब्बत पर ऑलरेडी कब्जा कर चुका है, तो हम उसके खेमे में न जाके हम भारत जो कि बैकफुट पे नजर आ रहा है उसके खेमे में क्यों जाए? तो इंडिया और चाइना के ऊपर में जब तक सीमा विवाद समाप्त नहीं होता है तब तक जो, और जब तक इंडिया चाइना के साथ, आज आप देखिए ना तो शंघाई कॉरपोरेशन एससीओ जो है उसमें हमारा कोई वर्चस्व है, ना ब्रिक कंट्रीज में कोई वर्चस्व है, ना G20 कंट्री में अपना कोई वर्चस्व है। एक भी इनके जो पार्ट्स हैं, शंघाई कॉरपोरेशन हो चाहे ब्रिक हो चाहे आपका ये हो G20, किसी ने भी ऑपरेशन सिंदूर में भारत के साथ खुल के जो है वो समर्थन नहीं किया और खुल के सामने नहीं आए। मैंने पिछले साल फॉर्च्यून इंडिया में स्टोरी किया था शंघाई कॉरपोरेशन में कैसे चाइना का जो है प्रभुत्व हो रहा है। स्टोरी मैंने एक और किया था कि कैसे अमेरिका का जो स्विफ्ट सिस्टम है फाइनेंस का, उसके मुकाबले में चाइना ने अपना इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस का अपना एक सिस्टम डेवलप कर दिया है, जिसमें धीरे धीरे करके जो है काफी सारी छोटी छोटी अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जो है और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज शिफ्ट हो रही है। तो अमेरिका का जो वर्चस्व था वो वर्चस्व अब वो रहा नहीं है, परंतु इंडिया अभी भी औपनिवेशिक मानसिकता का शिकार है। अंग्रेजी बोलने वाले इन देशों की तरफ इसने पिछले 10 साल जो है अपना पूरी शक्ति लगा दी इनके साथ अच्छे संबंध बनाने में। और फाइनली हम क्या देख रहे हैं कि जो कांग्रेस ने जो विदेश नीति रची थी कि रशिया हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार भी अब उसी दिशा में जा रही है। जी हिमांशु। अच्छा, राफेल पे क्योंकि बात शुरू हुई थी तो मैं सोच रहा हूं कि खत्म भी उसी पर करें। राफेल का क्या होने वाला है, और राफेल पर जो नींबू मिर्च टांगा गया था राजनाथ सिंह जी की तरफ से, क्या ठीकरा भी उन्हीं पर फोड़ा जाना है अब? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी छवि पर तो कुछ लाते नहीं है। अब अगर राफेल काम का नहीं रहेगा या फिर वो हम आगे परचेज नहीं करेंगे तो किसी ना किसी को तो इस पर जवाब देना होगा ना कि आखिरकार जब हम बातचीत कर रहे थे पहली दौर की या दूसरे दौर की, या फिर जब हम ला रहे थे, तो फिर क्या इन बातों का जिक्र नहीं हुआ? सोर्स कोड को लेकर क्या हमने कंफर्मेशन नहीं ली जिसकी जरूरत हमको आज पड़ रही है? हमने क्या पहले उसमें सिक्योरिटी के लिहाज से उसको देखा नहीं कि ये भी बहुत जरूरी है और इसको भी, इस पर भी बात होनी चाहिए, ये भी हमारे पास होना चाहिए? तो इसका किसी ना किसी पर तो ठीकरा फोड़ा जाना है। तो क्या राजनाथ सिंह जी ही इस पर रहेंगे आगे, क्योंकि नमक में वो नींबू मिर्च तो वही टांग रहे थे? बिल्कुल नहीं, ठीकरा फोड़ा जाएगा मनोहर पर्रिकर और अरुण जेटली जी के ऊपर, जिनके टाइम में ये डील एग्जीक्यूट हुई। मनोहर पर्रिकर के ऊपर में, और दोनों अभी जीवित नहीं है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने विचार को या अपनी बात को रखने के लिए। तो ये बहुत आसान है कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है, जवाबदेही जो है, वो उस टाइम के डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर और उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली के सर पे फोड़ दिया जाएगा। आप देखिएगा यही होगा, मैं आज आपको बता रहा हूं, आगे चल के यही होने वाला है कि उस टाइम के जो डिफेंस मिनिस्टर थे मनोहर पर्रिकर जी और उस टाइम के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली जी, उन्होंने जो फीडबैक दिया मोदी जी को, मोदी जी ने तो उसी के हिसाब से काम किया। तो यही होने वाला है। ठीकरा ऐसे लोगों के सर पे फूटेगा जो लोग आज अपना बचाव करने के लिए इस दुनिया में नहीं है। जी हिमांशु। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, तमाम बातचीत के लिए आपने समय निकाला। अब हमारे दर्शक ही बताएं कि राफेल का उसको वो किस तरह से देखते हैं, और अब राफेल पर क्या नींबू मिर्च है वही टंगा रहेगा और उसका कोई काम नहीं रह जाएगा, तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब किस पर सवार होंगे? कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।